जी हमारा पावर पॉइंट कल तक एंड हो गया सारा। तो पावर पॉइंट में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, पूरे पावर पॉइंट में से कोई चीज़ प्रैक्टिस की हो जो समझ ना आई हो, या कोई इशू? कोई भी नहीं है ऐसी चीज़? कल स्लाइड मास्टर की है, उसके अंदर से कोई इशू आया हो? हम्म, वो वो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो वर्ड में हम देखेंगे, और वो वर्ड के अंदर से के क्वेश्चंस बाज़ दफ़ा माइंड में आ जाता है परफॉर्म करते हुए, तो उस टाइम एड्रेस नहीं होता वो। तो फिर रिकॉर्डेड का ये मतलब कि एडवांटेज तो ये है ना कि अगर लेक्चर मिस होता है किसी वजह से तो वो बेनिफिट दे देगा। लेकिन फिर लाइव जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो उस टाइम माइंड पे आए तो वो फिर अगले दिन तक तो वैसे भी भूल जाते हैं पूछने के लिए। तो इसका ये है कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो बुक सामने खोल के प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन हो उसी टाइम उसके ऊपर बुक के ऊपर लिख लिया, ताकि जब पूछना हो तो वो भी याद रहे। अच्छा, पावर पॉइंट हमारा वैसे एंड हो चुका है। हम्म। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने शुरू करना है वर्ड। वर्ड का चैप्टर नंबर 9 है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया है। अच्छा, अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वैसे तो मेरा प्रोग्राम ये था कि इसको ना इतना डिटेल में डिस्कस ना करूं पहले चैप्टर को, लेकिन चले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पावर पॉइंट से भी पावर पॉइंट में भी वो सेम इसी तरह ही हैं जो पावर पॉइंट में हमने सीखी हैं। ओपन करना, टेम्पलेट क्रिएट करना, एडिट करना, पर्सनल टेम्पलेट को या एग्जिस्टिंग को ओपन करना, तो वो एक दफ़ा थोड़ा सा ना उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन इसका ये है कि वर्ड के अंदर हमारे पास जो पहला पेज है वर्ड का बुक में, इसके अंदर इसके कुछ ना प्रैक्टिकल यूजेस लिखे हैं, और इसके बाद वर्ड की उसने कुछ डेफिनेशन दी हुई है। ये आपने ना एज इट इज इसको ना देख लेना है, एक नज़र बस इसको देखना है कि ये किस किस लिए यूज होता है। तो थ्योरी वाला जो काम है ज़्यादातर वो खुद देखना है, क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यूज अगर वो पूछेगा भी तो वो ये पूछ सकता है कि किस किस लिए यूज हो सकता है। जिस तरह लाइक वो अगर ये कह दे कि तीन ऑप्शंस ऐसे दे जो यूजेज हैं वर्ड के, पावर पॉइंट के और एक्सेल के, लेकिन बीच में एक यूजेज ऐसा दे दे जो वर्ड से लिंक है। दो पावर पॉइंट से लिंक हो, एक एक्सेल से लिंक हो, और एक पावर पॉइंट से एक इससे वर्ड से लिंक हो, और वो पूछ ले हमारे से वर्ड का। ठीक है, कि वर्ड का यूजेज कौन सा है वो बताओ, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सेल का यूजेज ये है, वर्ड का यूजेज ये है, और पावर पॉइंट का यूजेज ये है। तो उसमें से जिसका वो यूजेज हमसे पूछेगा हम उसको उसके अकॉर्डिंग एड्रेस करते। ठीक है, तो ये चीज का ख्याल रखना है, इसलिए इसको रीड लाजमी कर लेना है। इसका वैसे भी ना एक शॉर्टकट ये है कि अब देखें, बिजनेस प्लान बनाना है हमने, तो प्लान बनाने के लिए जाहिर बात है कि हमें कुछ रिटर्न चीजें लिखनी पड़ेंगी। एक्सेल में तो वो नहीं लिख सकते हम, एक्सेल में तो सेल्स वगैरह होते हैं, लिख तो वहां पे भी सकते हैं लेकिन वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। सीवी प्रिपेयर करनी है वो तो जाहिर बात है, उसमें वर्डिंग लिखनी पड़ेगी। तो सीवी प्रिपेयर करने के लिए तो हमें जो सा है वो वर्ड ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद लेटर, क्लाइंट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, मीटिंग एजेंडा। ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस कार्ड्स एंड लेबल्स, इशू सर्टिफिकेट, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग बीसी में शायद पढ़ा हो। मिनट्स कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग को। इन समरी में अगर बात करें तो जो मीटिंग की समरी होती है ना उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जी जनरेट कस्टमर स्टेटमेंट एंड इनवाइस। इसकी आगे जो सी कमेंट्स दिए हैं वो भी एक दफा रीड कर लेने हैं, क्योंकि आप पता वो किसी स्पेसिफिक का पूछ के आगे कमेंट्स में से कोई एमसीक्यूज बना ले। ठीक है, तो ये चीज भी हमने पढ़ लेनी है कमेंट के लिए। अच्छा, अब फर्स्ट ये है कि उसने कहा है कि ओपन किस तरह कर सकते हैं हम एक न्यू डॉक्यूमेंट को। यही हमने सेम पढ़ा था पावर पॉइंट के अंदर, के पावर पॉइंट को किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि अगर तो न्यू बिल्कुल ओपन करना है, फर्स्ट मेथड तो ये था कि ये नीचे विंडो की यहाँ पे ना ऑप्शन आ रही होती है, ये विंडो का स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ रिसेंटली एडिट के अंदर, क्योंकि मेरे पास विंडो 10 है, इसमें रिसेंटली एडिट आता है, विंडो 8 के अंदर थोड़ा सा चेंज है।
यहाँ पे हमारे पास ना फोल्डर्स होते हैं, यहाँ पे आइकन पड़ा हुआ है ये एक्सेल का, नीचे जाके वर्ड डब्ल्यू में आएंगे तो वर्ड भी होगा, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड है, और इसके बाद हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, फोल्डर पूरा। तो यहाँ से भी हम इसको असेस कर सकते हैं। इसके ऊपर आके आइकन के ऊपर आके हम डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो ओपन हो जाएगा। सेकंड ये है कि अगर यही वर्ड का मतलब सेम इसको पावर पॉइंट और एक्सेल से भी लिंक कर लें, ताकि जब एक्सेल में जाएं या पावर पॉइंट में जाएं तो हमें वो इशू ना हो कि सेम मेथड ही है ना सबका ओपन करने का। तो फर्स्ट मेथड तो ये है, यहाँ से आइकन से आके इसको कर लिया, या अगर ये आइकन हमारे पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, अगर है तो अगर हम न्यू इंस्टॉल करते हैं तो समटाइम्स सेटिंग में से जाके हम अगर शो कर दें उसको कि ये इंस्टॉल होते हुए प्रेफर्ड सेटिंग वगैरह पूछ रहा होता है कि डेस्कटॉप पे भी शो हो जाए तो तब हो जाता है, वरना वो बाय डिफॉल्ट नहीं करता इसको। तो यहाँ पे भी आके अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मेथड है। अब ये तो एक मेथड था। अब था कि न्यू हमने वर्ड को ओपन करना है, जिसका मैंने डिस्कस किया था कि कंट्रोल प्लस एन जो है वो न्यू की है, कंट्रोल प्लस एन। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि वर्ड की पहले कोई फाइल ओपन होनी चाहिए लाजमी। वर्ड की कोई फाइल ओपन है, फिर कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब हमने एक चीज और देखी थी कि एमसीक्यूज को गौर से पढ़ना है। जिस तरह पावर पॉइंट में उसने पूछा था एमसीक्यूज के इंसर्ट करना है न्यू प्रेजेंटेशन को, शॉर्टकट की क्या है, न्यू प्रेजेंटेशन या न्यू स्लाइड, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। न्यू प्रेजेंटेशन या न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू एक्सेल फाइल अगर क्रिएट करनी है तो इसका मतलब है फर्स्ट टाइम ओपन करनी है। कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फाइल, न्यू प्रेजेंटेशन हमारे पास ओपन होगी। लेकिन हमने पावर पॉइंट में ये देखा था कंट्रोल प्लस एम से हमारे पास न्यू स्लाइड इंसर्ट होती थी, एम से, एन से नहीं एम से। तो ये डिफरेंस रखना है चीजों का कि वो स्लाइड इंसर्ट करने का पूछ रहा है, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का पूछ रहा है, न्यू पेज इंसर्ट करने का पूछ रहा है, या न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का पूछ रहा है। तो हर की शायद अलग अलग हो। तो ये इस चीज का खास ख्याल रखना है कि ओपन प्रेजेंटेशन कह रहा है या क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन कह रहा है, या इंसर्ट इंसर्ट न्यू प्रेजेंटेशन, इंसर्ट स्लाइड या इंसर्ट पेज, ठीक है। तो इन चीजों के अंदर डिफरेंस रखना है चीजों का, ताकि चीजें याद रहें। एक ये तो ओपन होने का वे हो गया, ठीक है। सेम ही पैटर्न सारा पावर पॉइंट का है और एक्सेल का है। अब इसके बाद वो ये कहता है कि हमने सेव करना है। ये मैंने बताया था, हमारे पास ना फाइल टैब में जाके, ये फाइल टैब जब हम खोलते हैं ना तो इसको कहते हैं बैक स्टेज व्यू। ये सारा बैक स्टेज व्यू है। अब बैक स्टेज व्यू के पास हमारे पास टैब, होम टैब है, न्यू टैब है, होम ओपन है, इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम कोई डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं वर्ड को, तो जब हम न्यू पे ओपन करके फाइल टैब खोलते हैं तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन टैब आती है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हमने सेव कर ली हो फाइल्स वगैरह तो हमारे पास ये ओपन नहीं होती, इन्फो टैब ओपन नहीं होती। शायद एमसीक्यूज में पूछ ले कि फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद फाइल टैब को जब हम ओपन करते हैं तो कौन सी टैब, फर्दर टैब कौन सी ओपन होती है? फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन होती है, सेकंड टाइम जो सी है वो होम टैब होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको याद रखना है। अब उसने कहा सेव करना है, तो मैंने बताया था कि यहाँ इस टैब में आके ये सेव का बटन है, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगी। सेव और सेव एज में डिफरेंस भी अभी बताता हूँ। ये ऊपर एक शॉर्टकट क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एक शॉर्टकट है, फ्लॉपी ड्राइव सी बनी है, इसको भी सेव कहते हैं, और इसकी शॉर्टकट की साथ ही दी हुई है इसने कंट्रोल एस। अब सेफ और सेफ एज में क्या डिफरेंस है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सेफ और सेफ एज में डिफरेंस ये है कि सेफ से अगर कोई पहले से मेरी फाइल क्रिएट है, मतलब कि मैंने पहले से कोई वर्ड की, पावर पॉइंट की या एक्सेल की कोई फाइल पहले से फाइल क्रिएट की हुई है और उसको ओपन किया है, क्रिएट की हुई है पहले से और उसको मैंने ओपन किया है, मतलब क्रिएटेड का मतलब फिर ये हुआ कि वो पहले से सेफ भी होगी, जो पहले से क्रिएट है वो पहले से सेफ भी होगी, ठीक है। उसको मैंने ओपन किया पहले से सेफ फाइल को, उसके अंदर कोई चेंजिंग की है, चेंजिंग करने के बाद कंट्रोल एस किया है,
या यहां से सेव किया है या आइकन से सेव किया है, तो वो ओरिजिनल फाइल के अंदर चेंजिंग आ जाएगी, वो ओरिजिनल फाइल के अंदर चेंजिंग आ जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ओरिजिनल फाइल वैसी की वैसी रहे और जो मैं चेंजिंग करूं उसको मैं एज अ न्यू फाइल बनाऊं, उसको कोई और नाम दे दूं उस फाइल को, कि ओरिजिनल भी रहे मेरे पास रिकॉर्ड और उसकी कॉपी बन जाए, तो उसके लिए सेफ एज यूज होता है, उसके लिए सेफ एज यूज होता है। अब सेफ एज की एक तो यहां पे ये लिखा हुआ है सेफ एज का ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम F12 को प्रेस करें, हम F12 को प्रेस करें। F12 भी हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेफ एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है, सेफ एज का डायलॉग बॉक्स। ये डिफरेंस है। हाँ, सेफ एज में एडिट करके जब हम सेव करेंगे तो वो एज अ न्यू फाइल सेव होगी, एडिट नहीं होगा। हाँ, दोबारा जब करेंगे तो ओरिजिनल के अंदर नहीं चेंज आएगा। जैसे मेरे पास अब ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे टेस्ट टू सोल्यूशन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हाईलाइट हुए हुए हैं, ठीक है, ये पहले से क्रिएट फाइल थी, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं चाहता हूं इस फाइल के अंदर चेंजिंग आए और ये फाइल ऐसे ही सेव हो जाए। अब मैंने इसको कलर किया, कलर करने के बाद अगर मैं कंट्रोल एस करता हूं और फाइल को बंद कर देता हूं, अब टेस्ट टू के सोल्यूशन को जब मैं दोबारा ओपन करूंगा तो ये ओरिजिनल फाइल ही ओपन होगी और इसके अंदर ये सिलेक्टेड होगा। अब मैं ये चाहता था कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने इसको अब रेड कलर देता हूं, रेड कलर दिया। अब मैं इसकी कॉपी सेव करना चाहता हूं कि ये येलो कलर में भी सेफ रहे और इसकी एक कॉपी बन जाए कि ओरिजिनल फाइल में चेंजिंग ना आए लेकिन उसकी कॉपी चेंज हो जाए। मैं फाइल टैब में जाऊंगा, सेफ एज जब करूंगा, ये अब मुझसे लोकेशन पूछेगा कि किस जगह आप सेव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ ब्राउज करके अपनी ये डेस्कटॉप ही दे दूंगा। यहाँ से मैं नेम चेंज कर सकता हूँ इसका, अगर तो सेम नेम रखूंगा तो वो उसके ऊपर, ये देखना अगर सेम नेम ही है टेस्ट टू सोल्यूशन, सेव का बटन प्रेस करता हूं तो यहां पे इसने टेस्ट टू के सोल्यूशन में ही इसको अपडेट कर दिया है, टेस्ट टू के सोल्यूशन में ही अपडेट कर दिया, क्योंकि नेम सेम था ना, उसने उसको ओवरराइड कर दिया कि वो उसके ऊपर ही फाइल सेव होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी कॉपी सेव हो। मैं इसको कलर एक दफा चेंज करता हूं दोबारा, इसको कलर मैंने ग्रीन किया, ग्रीन करके मैं इसको सेफ एज पे गया, सेफ एज पे जाके मैंने इसको नाम कोई और दे दिया, साथ टेस्ट टू एस खाली रख दिया और सेव कर दिया। अब मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पे, ये टेस्ट टू एस है और ये टेस्ट टू सोल्यूशन है। अब टेस्ट टू सोल्यूशन खोलूंगा तो ये रेड ही रहेगा, ठीक है, ओरिजिनल फाइल में कोई चेंजिंग नहीं आई, लेकिन जो उसकी कॉपी क्रिएट हुई है इसके अंदर चेंजिंग वो शो होगी। तो ये सेफ एज और सेफ के अंदर डिफरेंस है। लेकिन जैसे पहले बताया था कि स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हमने ये फाइल खोली है अगर हम कंट्रोल एस करेंगे तो फाइल को सेफ हो जाना चाहिए, हमने कंट्रोल एस किया तो ये तो सेफ एज वाला डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, ये हमारे पास सेफ एज वाला डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। क्यों जी, आपने बताया था कि जी सेफ एज वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा जब हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास सेव हो जाएगी फाइल। सेव तो तब होगी ना, चेंजिंग आ जाएगी एग्जिस्टिंग फाइल में, ये तो न्यू फाइल खोली है, न्यू फाइल की तो बनती ही हमेशा कॉपी है, क्योंकि जो पहले एग्जिस्टिंग ही नहीं है उसने तो न्यू ही क्रिएट होना है। तो इसलिए सेफ एज का ही खुलेगा, चाहे कंट्रोल एस दबाएं, चाहे F12 दबाएं, चाहे सेफ एज करें, खुलना सेफ एज ही है, ठीक है। ये हमारा सेफ वाला फंक्शन था कि सेफ किस तरह करनी है हमने डॉक्यूमेंट। उसके बाद वो कहता है कि हम चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, हाँ एज अ न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब कि एग्जिस्टिंग कोई डॉक्यूमेंट था उसको न्यू डॉक्यूमेंट सेव करना है तो वो सेफ एज से होगी, ठीक है। न्यू फाइल है तो उसको क्रिएट करना है, उसको सेव करें सेफ एज करें कोई फर्क नहीं। लेकिन ओरिजिनल फाइल में चेंजिंग करनी है तो सिर्फ सेव करना है ओरिजिनल फाइल में, लेकिन अगर ओरिजिनल फाइल की कॉपी क्रिएट करनी है तो उसको सेफ एज करना है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास ये है कि ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल को किस तरह ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, जहां पे वो फाइल सेफ है उस पर जाकर डबल क्लिक करें, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन हो जाएगी। सेकंड मेथड, फाइल टैब में जाके ओपन का
यहाँ पे की है, ये ओपन का बटन आइकन है, ओपन को दबाया। अब यहां से ब्राउज में गए, जोन सा मैं ओपन करना चाहता हूं उसको मैं क्लिक करके ओपन कर दूंगा, तो वो ओरिजिनल जो फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। अब जो चेंजिंग करके अगर सेव करूंगा तो ओरिजिनल में सेव हो जाएगी, सेव एज करूंगा तो कॉपी सेव हो जाएगी उसकी। थर्ड मेथड थर्ड मेथड जो है वो है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से भी ओपन पे जाएंगे डायरेक्ट। ये ओपन आ गया, इसको ब्राउज किया, यहां से जो ओपन करनी है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को ओपन करने के वेज थे। इसको हम आज थोड़ा थोड़ा मतलब के टच इसका सिर्फ ले रहे हैं। अच्छा, वो ये कहता है कि जब आप ओपन में भी जाएंगे ना, होम में होंगे, तो होम में भी आपके पास ना यहाँ पे रिसेंट और पिंड आ रही होती हैं। पिन करने का मतलब ये है कि आपने किसी चीज को पिन कर दिया ना, वो ऊपर ही शो होती रहेगी। ठीक है, जैसा व्हाट्सएप के अंदर हम अगर किसी की चैट वगैरह या पिन कर दें तो वो स्टार्टिंग में ही शो होती रहती है, वो नीचे नहीं जाती, चाहे वो कितनी भी ओल्ड हो जाए। ठीक है, तो ग्रुप वगैरह कोई पिन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये पिन का सिर्फ यही उसने मकसद बताया और कोई भी नहीं है इसका, पिन और रिसेट के अंदर। ठीक है, तो ये पिन का ऑप्शन भी आ रहा है, आइकन यहां से करेंगे तो पिन हो जाएगा, रिसेंट और पिन। ठीक है, अब वो कहता है कि ओपन में जब जाएंगे यहां पे भी आपके पास रिसेंट का आ रहा होता है। ये टुडे जो हमने सेव की है, दिस वीक जो की है, उससे बाद ये नीचे आ रहा है रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स। बाज दफा ऐसा होता है कि सिलेबस में तो नहीं है डिस्कस की उसने चीज, लेकिन मैं बता देता हूँ कि बाज दफा ये काम भी आएगी आपके, कि अगर आप वर्क कर रहे हैं ना, और लैपटॉप का तो ये है कि अगर लाइट वगैरह चली जाती है तो कोई इश्यू नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन अगर हम उसे क्या कहते हैं, वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, पीसी के ऊपर, तो लाइट चली जाती है अगर अचानक, तो वो ये होता है कि हमारी फाइल सेफ नहीं होती, या किसी वजह से कंप्यूटर क्रैश कर जाता है तो वो फाइल सेफ नहीं होती। अब हम चाहते हैं कि हम उस फाइल को रिकवर कर लें, तो उसका एक बेसिक फंक्शन तो ये होता है कि आपने कोई एग्जिस्टिंग फाइल नहीं खोलनी। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप रिकवर करना चाहते हैं कि कोई चीज काम कर रहे थे, आधा काम हुआ, सेफ नहीं किया था, कंट्रोल एस नहीं करना याद रहा, तो जो चेंजिंग थी वो किस तरह रिकवर की जाए, उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने ना वर्ड को न्यू खोलना है, बिल्कुल न्यू वर्ड, आइकन से बिल्कुल न्यू ओपन करना है। जब बिल्कुल न्यू ओपन करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे करके ना लेफ्ट साइड पे आपके पास एक बार आ रही होगी रिकवर वाली, वहां पे डिफरेंट फाइल्स लिखी होंगी उसने। तो जो सबसे ऊपर आपके पास, आपने टाइमिंग देख लेनी है कि आप कितने टाइम पे काम कर रहे थे उस पर। लाइट आती है 2-3 घंटे बाद, आपको टाइम याद होना चाहिए कि या 2-3 फाइल्स खुली थी तो उनके टाइम याद होने चाहिए कि ये टाइम ये फाइल इस टाइम पे थी, ये इस टाइम पे थी, क्योंकि जिस तरह जिस तरह चेंजिंग हो रही होती है ना, वो उस तरह उसको रिकवर में रख रहा होता है। तो जो ओल्ड होगी ज्यादा, उसमें कम चेंजिंग होगी, जो लेटेस्ट होगी उसके अंदर ज्यादा चेंजिंग होगी। तो उसको जब सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो अनसेव्ड थी वो हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद उसको सेव कर लें। या दूसरा वे ये था कि ओपन में जाके ये लिखा है रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स। अब ये किसी फाइल शायद ये अब शुरू हुआ है कि वर्ड में इसने कोई स्पेसिफिक ना उसका फोल्डर भी दे दिया उसको, लोकल ऑफिस अनसेव्ड फाइल में आ रहा है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको वैसे ही ऐसा वो बता रहा हूँ कि सिर्फ ये हेल्पफुल है कि जो सेव नहीं की हमारे से और डाटा डिलीट हो गया है, तो उसको हम इस तरह सेव भी यहाँ से अनसेव्ड को भी खोल के सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक वे था इसका। अच्छा, उसने कहा जी बेस्ड अ न्यू डॉक्यूमेंटेशन ऑन प्रेजेंटेशन ऑन टेम्पलेट, बेस्ड अ न्यू डॉक्यूमेंट्स ऑन अ टेम्पलेट। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे से एक क्वेश्चन भी किया था कि एमसीक्यूज आया है उसके अंदर आई कैप में, तो हमें पता नहीं लगा कि इसके लिए कौन सी टेम्पलेट यूज होगी। वर्ड के अंदर ये एक्सेल की बात की थी, लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूँ कि अगर बुक आपने रीड की हुई है तो आपके सारे आंसर क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो रहे होते हैं। अब उसने कहा कि टेम्पलेट बनानी है। टेम्पलेट होती क्या है, सबसे पहले तो टेम्पलेट होती है कि हमारे पास जो पहले से प्री डिजाइंड प्री फॉर्मेटेड जो डॉक्यूमेंट्स या प्रेजेंटेशंस होती हैं ना, जिसके ऊपर हमें ज्यादा वर्किंग ना करनी पड़े, पहले से ही बनी बनाई हो हमारे पास, हम उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ हमने थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी। जैसा मैंने बताया था कि सैलरी शीट्स हम बना लेते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, एक हमारे पास पता है कि परमानेंट इंप्लॉयज हैं, पूरा साल रहना है इन्होंने हमारे पास, तो हम एक दफा ही उनके नाम लिख के उसको सेव, उसको एज अ टेम्पलेट सेव कर लेते हैं। ठीक है, और उनका रेट लिख देते हैं कि इनका आर्ली रेट इतना है,
बाकी सिर्फ आर्स रहने देते हैं कि हर दिन या हर महीने में जितने आर्स किए उतने से मल्टीप्लाई करवा के उनको सैलरी दे देंगे। तो इसके लिए हम एक फाइल बना के सेव कर लेते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज हमारा फॉर्मेट होता है। अब हर दफा उस टेम्पलेट को ओपन करते रहते हैं, उसमें फिगर्स पुट करके उसको सेव करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम टेम्पलेट को ओपन करते हैं ना, तो वो उसकी कॉपी ओपन होती है, ओरिजिनल टेम्पलेट उसी तरह रहेगी, सिर्फ उसकी कॉपी ओपन हो जाएगी, उसमें जो चेंजिंग करनी है चेंजिंग करके उसको सेव कर लेंगे हम। तो ये एज अ वैसे ही बता रहा हूं कि इस तरह। लेकिन इसको बनाना किस तरह है, उसका प्रॉपर वे था। उसका वे ये था कि हमने जिस तरह ये टेस्ट 2 है, अब मैंने क्या किया था कि मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो फॉर्मेटेड चीज़ें नहीं थी। मैंने फिर क्या किया कि जिस तरह ये था, एमसीक्यूज बनाने में ना काफ़ी मुश्किल होती थी कि बार बार ए बी सी डी लिखें हर एमसीक्यूज के साथ, ऑप्शन करें, और या रिपोर्ट बनाने में इशू आता था। तो मैंने ये किया था कि इस तरह 1 एमसीक्यूज, नीचे ए बी सी ऑप्शन, 2 ये ऊपर से एमसीक्यूज डिलीट कर दिए, ठीक है, एमसीक्यूज डिलीट करके सिर्फ ए बी सी डी रहने दिया था। इसको एज ना टेम्पलेट बना के सेव कर दिया था कि जिसको भी फॉर्मेट की जरूरत हो वो उसको टेम्पलेट से ओपन कर ले और यहाँ पे एमसीक्यूज लिख के आगे वो दे दे। उसको बनाने का तरीका ये था कि कोई भी फाइल आप एक दफा न्यू क्रिएट कर लें, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो, जरूरी नहीं, उसको आपने फाइल को बना लिया, जैसा ये समझेंगे फाइल सिर्फ ऊपर तक ही है, नीचे कुछ भी नहीं है, फाइल में सिर्फ पहला एमसीक्यूज ही है, ठीक है, या इसी तरह के आगे 2 3 4 हैं। इसको मैं चाहता हूं टेम्पलेट सेव हो, फाइल में आए, फाइल में आने के बाद सेव एज में जाना है। सेव एज में जाके जहां पे सेव करना चाहते हैं वहां से ब्राउज किया और सेव एज टाइप, सेव एज टाइप। अब सेव एज टाइप में से मैं यहां पे जाके इसको मैंने वर्ड की टेम्पलेट सेव करना है, तो मेरे पास यहां पे ऑप्शन आ रहा होगा वर्ड की टेम्पलेट का, ये आ रहा है वर्ड टेम्पलेट। इसकी फाइल चेंज कर सकता हूं। अब यहां पे एमसीक्यूज पूछ सकता है कौन सी फाइल टाइप नहीं है, तो हम यहां से फाइल टाइप सारी देख लेंगे, वर्ड की, पावर पॉइंट की, एक्सेल की, डिफरेंट डिफरेंट होंगी, तो जोन सी नहीं होगी वो उसको बता देंगे हम। या पूछ सकता है कौन कौन सी हैं, जोन सी होंगी वो भी यहां से देख के हम उसको बता सकते हैं। तो इसको पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं, इसको एज अ टेम्पलेट। अब मैं जब इसको एज अ टेम्पलेट सेव करूंगा, अच्छा यहाँ पे ऑथर नेम भी है और ये टैग्स भी है। ये मैंने बताया था ऑथर नेम उसका होगा जिसकी ये फाइल है, इसलिए यहाँ पे ऑथर नेम हम दे देते हैं, जिसने ये फाइल बनाई है वो अपना नाम दे देता है। यहाँ टैग्स है कि सर्च करने के लिए आसानी हो जाती है, अगर मैंने यहाँ पे टैग दे दिया इसको, कोई भी टैग दे दिया है, तो इसको जब मैं सर्च हिस्ट्री में जाके या सर्च करूंगा तो वो उस टैग, नाम नहीं याद फाइल का लेकिन टैग याद है, मैंने इस फाइल को ये टैग दिया था कि मैंने इसको टेस्ट का फॉर्मेट दिया था टैग, ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट कह दिया था। तो मैं सर्च में जाके यहाँ पे दिस पीसी के अंदर सर्च में जाके जब यहाँ पे मैं लिखूंगा ना टेस्ट फॉर्मेट, तो वो यहाँ पे सारी शो हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आके मैंने इसको वर्ड टेम्पलेट किया और मैंने सेव कर दिया, अब ये सेव हो गई है। अब मैं अगर ये फाइल क्लोज करता हूँ ना और वर्ड दोबारा ओपन करता हूँ, तो ये देखना है यहाँ पे जाके न्यू, न्यू में जाके ये एक ऑफिस है और एक पर्सनल है, एक ऑफिस है और एक पर्सनल है। पर्सनल शायद आपके शो ना हो रही हो पीसी में, क्योंकि अगर इससे पहले किसी ने पर्सनल टेम्पलेट्स एक दफा भी नहीं बनाई तो नहीं शो होगा पर्सनल, तो सिर्फ ऑफिस शो हो रहा होगा। लेकिन मैंने एक दफा पर्सनल को सेव एज कर लिया तो मेरा यहाँ पे ये शो होगा। अब मैं जब इसको ओपन करूंगा ना, तो ये वो फाइल ओपन हुई है लेकिन ओरिजिनल नहीं ओपन हुई, ये कॉपी ओपन हुई है उसकी। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैं अगर कंट्रोल एस करता हूं तो अगर तो ये फाइल सेव होगी, सेव एज डायलॉग बॉक्स ना खुला तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी ओरिजिनल फाइल थी। लेकिन अगर सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल गया है तो फिर इसका मतलब है ये उसकी कॉपी है। कंट्रोल एस किया तो हमारे पास कौन सा डायलॉग बॉक्स आया, सेव एज का, क्योंकि सेव का तो डायलॉग बॉक्स खुलता ही नहीं ना कभी भी, वो तो सिर्फ चेंजिंग सेव हो जाती है। तो ये सेव एज खुला, इसका मतलब ये इसका, इसकी कॉपी ओपन हुई थी टेम्पलेट की। तो अब जितनी दफा भी सेव करते रहेंगे कॉपी सेव होती जाएगी और जो ओरिजिनल होगी वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी वहां पे। हाँ, ओपन में जाके अगर यहां से हम रिसेंट खोलेंगे ना तो इसका मतलब है ये फिर ओरिजिनल ओपन होगी फाइल जाके इस। हम्म
वो कॉपी सेव ही होगी अगर सेव एज करते हैं। अगर हम ओपन में जाते हैं, एक है न्यू, न्यू से हमेशा खुलती है कॉपी, ये याद रखना है। न्यू जो है ना, ये न्यू, न्यू से हमेशा खुलती है कॉपी, चाहे रिसेंट अगर हो न्यू के अंदर। ये देखे ना यहाँ पे आ रहा है, ये चीजें ये रिसेंट ही है। अगर मैं यहां से खोलूंगा तो न्यू से हमेशा खुलेगी कॉपी, लेकिन अगर मैं ओपन पे जाके यहां से रिसेंट को ओपन करूंगा तो ये इसने मेरे ख्याल से, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। अभी ये टेस्ट टू सोल्यूशन खुला है ना, तो ये न्यू नहीं खुली फाइल, ये ओरिजिनल फाइल खुली है। मुझे पता किस तरह वेरीफाई हुआ है, मैं अभी दिखाता हूँ। वर्ड के अंदर जाके मैंने वर्ड को खोला, इस पे थोड़ा सा ना गौर करना है। मैं गया हूं न्यू पे, न्यू से क्या खुलेगी हमेशा, कॉपी। टेस्ट टू को मैंने ओपन किया, नीचे डॉक्यूमेंट्स का नाम देखें, नीचे मेरे पास शो नहीं हो रहा, वैसे ये ऊपर देख लें, चले यहाँ शो हो रहा है ये नेम, ये क्या नेम शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट वन। इसका ओरिजिनल नाम क्या था, टेस्ट टू सोल्यूशन। तो डॉक्यूमेंट वन मतलब कि कोई न्यू फाइल बना के उसने दी है हमें। लेकिन अब देखना है, अब ये देखें, मैं अगर गया हूं यहां से ओपन पे, ओपन पे जाके रिसेंट ही है चाहे वो, लेकिन रिसेंट को ओपन कर रहा है ओरिजिनल फाइल को। मैं जब इसको डबल क्लिक करूंगा ना, फाइल का नाम टेस्ट टू सोल्यूशन, ये ओरिजिनल, ओपन ने खोलनी ही ओरिजिनल है हमेशा। चेंज सेव किया है उसको, सेव करने के बाद उसको दोबारा ओपन किया एक दफा। क्योंकि मैंने एक दफा ओपन किया था ना पर्सनल को, इसलिए वो रिसेंट में आ गया ऊपर। पर्सनल में जाके मैंने इसको एक दफा ओपन किया था। नहीं, शायद वो अपडेट ना कर रहा हो प्रॉपर उसको। मेरे पास तो रजिस्टर्ड है ना एक मिनट, यहां से अगर मैं रिमूव से लिस्ट इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे नहीं है वो डॉक्यूमेंट। अभी देख लेते हैं कि इशू क्या आ रहा है। वैसे आना उसको चाहिए रिसेंट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ तो न्यू में अब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन पर्सनल में जाके अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और अब दोबारा न्यू पे जाता हूँ तो ये साथ आ रही है मेरे पास। तो मैंने अलग, ये मेरे ख्याल से उसका एरर होगा, सिस्टम के लिए रजिस्टर्ड नहीं होंगे ना ये। मेरे पास रजिस्टर्ड है प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, किसी सिस्टम में प्रॉपर होगा, किसी में नहीं होगा, या शायद कोई परफॉर्मेंस में एरर आ रहा हो। पर्सनल को सेव किया है पहले, पर्सनल का ऑप्शन नहीं आ रहा, सेव एज टेम्पलेट की है उसको, सेव एज टेम्पलेट की है फिर भी नहीं नहीं, सिंपल नहीं ना। सेव एज टेम्पलेट दोबारा करके देखे तो पर्सनल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सेव एज टेम्पलेट, सेव एज टाइप चेंज करें, उसकी टाइप चेंज करके फिर उसे सेव करें। हाँ वो ही है चीजें। हम्म, पुराना ही है। आ गई है ना, तो पर्सनल तभी मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि पर्सनल फर्स्ट टाइम अगर बनाई ही नहीं आपने टेम्पलेट तो पर्सनल नहीं शो होगा। लेकिन जब आपने एक दफा बना लिया उसके बाद चाहे डिलीट भी कर दिया उसको पर्सनल शो होता रहेगा फिर भी, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने, जिसे हम अभी डिस्कस भी हो गया, कि आपने एक पर्सनल टेम्पलेट थी वो बनाई हुई थी और पर्सनल के अंदर चेंजिंग, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले भी। पर्सनल आपने बनाई हुई है, ओरिजिनल के अंदर चेंजिंग करनी है तो आप ओपन कर लेंगे ओरिजिनल टेम्पलेट को। ओपन में जाके अगर आपको फाइल की डेस्टिनेशन पता है कि वो किस जगह पे है तो वहां से जाके ओपन कर लें, ठीक है। नहीं तो आपके पास यहाँ रिसेंट में आ रही होगी तो यहां से ओपन करके, अब मैंने जो चेंजिंग करनी है ना, चेंज करके सेव करूंगा तो ओरिजिनल टेम्पलेट में चेंजिंग आ जाएगी। अब वो कहता है क्या हम बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स को, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स ये जो आ रही हैं न्यू के अंदर जाके, ये नीचे जो टेम्पलेट्स आ रही हैं ना, ये नीचे जो टेम्पलेट्स आ रही हैं, क्या इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं?
ये उसने पूछा है हमारे से। 2010 के मुताबिक कर सकते थे, 2016 के अकॉर्डिंग हम इसको नहीं कर सकते। रीड ओनली मोड में ओपन होती है। ये मैं बताता हूँ, इसकी फाइल की डेस्टिनेशन बता देता हूँ, ये कहाँ पे पड़ी होती है। जिस ओरिजिनल फाइल में एडिट नहीं कर सकते, कॉपी में जो मर्जी एडिट करें आप। जिस तरह ये है, अब मैंने इसको जिस तरह मैंने कहा है कि न्यू, अच्छा ओपन में तो ये आएगी नहीं ना, ओपन में तो फिर भी नहीं सेफ, सेफ एज ही होगी। मैं एक मिनट बताता हूँ इसका। ओपन में आया हूँ, न्यू में, सॉरी न्यू में आया हूँ, नीचे टेम्पलेट्स शो हो रही हैं, इसका मतलब है न्यू से हमेशा कॉपी खुलनी है। ओपन में आया हूँ, टेम्पलेट्स नहीं शो हो रही। ओपन तो कर ही नहीं ना सकते बाय डिफॉल्ट को, लेकिन जो हमने खुद बनाई है उसको हम ओपन कर सकते हैं। अब न्यू में आया हूँ, न्यू में आके मैंने इसको क्लिक किया है ना अगर, ठीक है, ये कैलेंडर को मैंने ओपन किया है, टेम्पलेट ये ओपन हो रही है, ठीक है। ये टेम्पलेट अब एज अ कॉपी ओपन होगी। ये असल में ना ओपन पता है क्यों नहीं हो रही, क्योंकि डाउनलोडिंग टेम्पलेट इंटरनेट नहीं है कनेक्शन आपके पास। अगर इंटरनेट आ रहा है उधर तो फिर तो ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये टेम्पलेट्स मेरे पास, क्योंकि अब इसने ऑनलाइन कर दिया ना टेम्पलेट्स, पहले तो वैसे टेम्पलेट्स होती थी बाय डिफॉल्ट, लेकिन ये ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं। हाँ हाँ, फुल वर्जन नहीं ना, ये पूरा नहीं होगा, ये रजिस्टर्ड मांग रहा होगा। लेकिन मेरे पास ना यहाँ से अगर इसको ओपन करेंगे ना, तो ये कॉपी, न्यू से तो वैसे ही पता लगता है ना कि न्यू से हमेशा कॉपी खोलनी है उसने। तो न्यू में टेम्पलेट्स आ रही है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी ओपन होगी। डॉक्यूमेंट 3 कॉपी है। लेकिन ये ओरिजिनली कहाँ पे पड़ी हुई है, ये तो चले ये जो पड़ी हुई है ये कहाँ पड़ी हुई है, वैसे अगर देखा जाए तो ये पड़ी हुई है ऑनलाइन। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो पड़ी होती हैं हमारे पास सिस्टम में भी एज अ टेम्पलेट। वो कहाँ पे होती हैं उसका वे बता देता हूँ, अगर 2010 के मुताबिक पूछ ले फिर। अब वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूं कि दिस पीसी में जाके सी ड्राइव में ओपन कर, सी ड्राइव को ओपन करना है, प्रोग्राम फाइल्स x36 को ओपन करना है, प्रोग्राम फाइल्स x86। अगर नहीं है 86 तो प्रोग्राम फाइल्स को ओपन कर लें सिर्फ, अगर प्रोग्राम फाइल्स आ रहा। ये बिट है नहीं, यहाँ ये 32 बिट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़ी हैं, यहाँ पे ये टेम्पलेट्स, वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फाइल्स के 2 फोल्डर होंगे, दूसरे में चेक कर लो जाके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। अब यहां पे है टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स का आ रहा है ऑप्शन, नीचे फोल्डर है टेम्पलेट्स का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलो खाली, लास्ट में देखो होगा टेम्पलेट्स, नहीं है। असल में मेरे पास ना 2010 भी है, शायद उसके सॉफ्ट मर्ज कर रहा है वो फोल्डर, इसलिए। लेकिन वैसे 2010 के मुताबिक ये टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में 1033 है फोल्डर। वो रूट्स कहीं आगे पीछे किए होंगे इन्होंने। 1033 के अंदर ये पड़ी हुई है हमारे पास सारी टेम्पलेट्स, और ये टेम्पलेट्स 2010 वाले फोल्डर की हैं। 2000 मेरे ख्याल से 16 में ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स उसने वैसे ही बंद कर दी हैं। तो इसको राइट क्लिक करके जब हम ओपन करेंगे ना, तो इसने ऊपर क्या लिखा है, रीड ओनली, कि ये फाइल जो है रीड ओनली है, इसको आप चेंजिंग नहीं कर सकते। तो 2010 के मुताबिक होती थी कभी चेंजिंग, लेकिन अब चेंजिंग इसके अंदर नहीं हो सकती 2016 के मुताबिक। अगर वो एमसीक्यूज में लिखेगा कि चेंजिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो ये बात गलत है, चेंजिंग कर नहीं सकते क्योंकि ये रीड ओनली है, रीड ओनली है। इस पता किसा लगेगा 2010 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या 2016 के। अगर तो रीड ओनली का वर्ड यूज कर रहा है बीच में स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब है कि 2016 के मुताबिक है। लेकिन अगर वो रीड ओनली का वर्ड यूज नहीं करता, वो ये कहता है कि हम चेंज ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि वो 2010 से पूछ रहा है, लेकिन 2010 में चेंजिंग होती थी, ठीक है। तो ये इस चीज का ख्याल रखना है। हम्म
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हुआ है, उसके अंदर रूट्स का फोल्डर होगा, रूट्स में है ना, रूट्स में 1033 है। सबसे पहले माई कंप्यूटर, दिस पीसी या माई कंप्यूटर, देन माइक्रो प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर के बाद रूट्स, रूट्स में या टेम्पलेट, ये रूट्स में भी टेम्पलेट्स पड़ी हैं, रूट्स में टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के बाद 1033 है, रूट्स का फोल्डर नहीं है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वो खुल गया करना है। अच्छा, बाकी इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको पूछना चाहिए। अच्छा, अब जो मेन एमसीक्यूज था, जो मेरे से एमसीक्यूज मुझे कहा था और कहा था कि मुझे जी समझ नहीं आया ये एमसीक्यूज, ये बुक का पेज नंबर 238 खोलें जरा, बुक का 238 में लास्ट लाइन जो नोट उसने लिखा हुआ है ना, वो पढ़ें जरा जी। ठीक है, उसने इधर लिखा हुआ है कि डबल क्लिक भी कर देंगे ना अगर हम उसको, तो ओपन हो जाएगी हमारी टेम्पलेट जो है, और अगर हम क्रिएट पे जाके क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसा यहाँ पे आके, ये दूसरा है, सॉरी, यहाँ पे वर्ड में गया मैं, वर्ड में जाने के बाद न्यू, जैसा यहाँ पे आके अगर इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा तब भी ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं इसको जाके सिंगल क्लिक करके और क्रिएट करूंगा तब भी वो इसको ओपन करेगा। जैसा यहाँ पे जाके इसको क्लिक किया, ये ओपन हो चुका, वो अब खुल रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे पहले कोई सर्च कर लेना चीज जोन सी, ये असल में ना वो आ गई है जो हमारे कंप्यूटर में सेफ है, तो वो सिंगल क्लिक से खोल रहा है उसको, लेकिन अब नेट होगा तो फिर सर्च ही होगी ना, नेट के बगैर सर्च भी नहीं होनी। नहीं है ही नहीं नेट, इन्हें लगा के नहीं दिया अभी तक, देख लो यार। हाँ, नहीं ठीक है, अगर हम उसको करेंगे तो क्रिएट का आगे स्टार्टिंग में तो ऑप्शन आ रहा था ना, तो उसको क्रिएट करेंगे तो तब भी वो ओपन हो जाएगी। अच्छा मैंने इधर, अच्छा ये हो गया क्रिएट एंड एडिट योर ओन टेम्पलेट, उसने यही बात की कि क्रिएट और एडिट हम किस तरह कर सकते हैं। क्रिएट करने का सिखा दिया, सेफ एज में जाके फाइल टाइप से चेंज कर दें, और एडिट उसी सेव वो जहां पे, अच्छा वो सेफ कहां पे होती है ये भी देख लें, ये तो बाय डिफॉल्ट वाली बताई थी ना मैंने कहां पे सेफ होती है, अब वो पूछ सकता है कि जो हमने बनाई है वो कहां पे सेफ होती है और इसको किस तरह ओपन करेंगे। वो माय डॉक्यूमेंट्स में जाके, डॉक्यूमेंट्स यहां पे जाके हमारे पास होगा कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स, तो यहां पे वो टेम्पलेट्स सेफ हो रही होंगी, वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की। डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मेरा नाम है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद मतलब कि ये माय डॉक्यूमेंट्स इसको कहते हैं वैसे इस फोल्डर को, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स में हमारे पास शो हो रही होंगी, तो वहां से हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ओपन करके चेंज कर लेंगे, हो जाएगा, एडिट कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद एडिट करके कंट्रोल एस करेंगे तो जो अगर ओपन फाइल है तो वो तो उसमें चेंजिंग आ जाएगी जी। अब आया है इंपॉर्टेंट चीजें, ये तो पिछला डिस्कस हो रहा था ना सारा, अब आ रहा है वर्ड का टच, वर्ड स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सबसे पहले तो ये वर्ड ओपन हो गया, इसमें ना कोई भी चीज परफॉर्म करनी हो ना तो एक फार्मूला शायद सर ने सिखाया हो, याद है अभी किसी को, कि हमने इतने ज्यादा लेंथी वर्ड्स लिखने की बजाय हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली पैराग्राफ्स बन जाएंगे। इज इक्वल टू RAND, आगे ब्रैकेट, अब जो फर्स्ट पे हम फिगर लिखेंगे ना, फर्स्ट पे फिगर लिखेंगे वो शो कर रही होगी कितने पैराग्राफ्स हम चाहते हैं।
मैं चाहता हूं 8 पैराग्राफ्स। अब मुझे कितने, उसे क्या कहते हैं, लाइंस चाहिए एक पैराग्राफ में, कोमा, जितनी मुझे लाइंस चाहिए उतनी मैं लाइंस लिख दूंगा। मुझे एक पैराग्राफ में 5 लाइंस चाहिए। अब ये देखें, एक पैराग्राफ में कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 और 5 लाइंस हैं एक पैराग्राफ में, और टोटल पैराग्राफ्स बने हैं 8। फर्स्ट नंबर पे पैराग्राफ जितने चाहिए वो लिखेंगे, सेकंड पे एक पैराग्राफ में जितनी लाइंस चाहिए कोमा के बाद वो लिखेंगे हम। ठीक हो गया ये। अब वो कहता है कि हमने यहां पे ना पेज इंसर्ट करना है, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है। अच्छा ये देखें, एंटर की प्रेस करनी है बस, ब्रैकेट ओपन भी करनी है क्लोज भी करनी है। जैसा ये देखें ना, ये आ गया, ये RAND। पहले हम लिखेंगे जितने हमें पैराग्राफ्स चाहिए, एक पैराग्राफ की 5 लाइंस पे होगा। ठीक है, इसको मैंने एंटर की प्रेस की है तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स आ गई। अब ये हमारी डॉक्यूमेंट्स कितने पेजेस पे आ रही है, ये हमारी 2 पेजेस पे आ रही है। नहीं हो रहा, ये देखें, पहले इज इक्वल टू डाला है, RAND लिखा है, स्पेस कोई नहीं दी, ब्रैकेट ओपन की है, नहीं ब्रैकेट ये वाली डालनी है, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट डलेगी शिफ्ट की और 0, जहां पे कीबोर्ड पे 0 लिखा है ना, ऊपर वाली साइड पे 0, F1 वाली साइड पे 0 लास्ट में लिखा होगा, उससे क्लोज होगी, 9 से ओपन होगी, ये वाली है। ठीक है, हो गया। इसको एंटर की प्रेस की, अब ये हमारे पास 2 पेजेस पे आ गया। अब वो कहता है कि अच्छा हमें पता किस तरह लगेगा ये 2 पेजेस पे आया, ये नीचे देखें, पेज नंबर 1 और 2 लिखा आ रहा है यहां पे करके ना, ये पेज नंबर 1, ये बिल्कुल लास्ट में, ये लास्ट में, वो मेरे ख्याल से एक पेज पे आया आपके, मेरे 2 पेजेस पे आया। पैराग्राफ की लाइंस पे डिपेंड करता है ना, आपने कितनी पैराग्राफ्स दिए हैं या कितने पेजेस पे जा रहे हैं टेक्स्ट आपके। 8 5 दिया है कि 5 8 दिया है? अच्छा मेरे पास दूसरा पेज ऐड है, मेरे पास दूसरा पेज ऐड है। ठीक है, तो यहां से हमें नीचे से पता लग जाएगा हमारी डॉक्यूमेंट्स में टोटल पेजेस कितने हैं। इसको क्लिक करेंगे तो यहां से ये हमें पेजेस भी दिखा देगा, पेजेस को क्लिक करेंगे हमें पेजेस भी दिखा देगा, ये 1 2 3 4 इतने पेजेस है हमारे पास। ठीक है, नेविगेशन पैन होता है ये। ठीक है, ये नेविगेशन पैन होता है हमारे पास। अच्छा इसके बाद ये साथ लिखा हुआ है वर्ड्स, वो होगा एक पेज होगा शायद, इसलिए नहीं ओपन हुआ। अच्छा अच्छा ये अब नीचे साथ लिखा हुआ है वर्ड्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स में वर्ड्स कितने हैं। अब यहां से और चीजें भी हम देख सकते हैं, जहां ये 6 to 7 वर्ड्स लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक करेंगे ये वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहां से हम बता सकते हैं हमारी डॉक्यूमेंट्स में पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, विथ नो स्पेसिस, कि मतलब कि अगर स्पेसिस हैं भी हैं तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। नीचे वाला कंसीडर करेगा, फिर पैराग्राफ्स बताएगा, फिर लाइंस बताएगा। पैराग्राफ्स 8 हमने लिखे थे तो वो 8 ही हैं, लाइंस भी बता देगा। नीचे आ रहा है इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुट नोट्स एंड एंड नोट्स, ये अभी पढ़ेंगे, टेक्स्ट बॉक्स तो हम पढ़ चुके हैं। अगर टेक्स्ट बॉक्स भी होगा तो वो उसको भी एक कैरेक्टर कंसीडर कर लेगा, टेक्स्ट कंसीडर कर लेगा। ठीक है, उसमें जितने टेक्स्ट लिखे होंगे उनको भी कंसीडर वो कर लेगा। ठीक है, फुट नोट और एंड नोट्स अभी डिस्कस करेंगे हम बाद में। ये हो गया यहां तक। ठीक है, इसके बाद हमने, वो कहता है कि जी आपने ना यहां पे आके पेज इंसर्ट करना है। आपने क्या करना है, पेज इंसर्ट, 1 मिनट में ना एक चीज देख लूं जरा, ठीक हो गया। ये नीचे पेज नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे, बॉटम बॉटम, इसको क्लिक किया तो पेज आ जाएगा। अच्छा वो कहता है यहाँ पे आपने ना पेज इंसर्ट करना है, पेज क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब यहां पे पेज इंसर्ट करने का वे, ये इंसर्ट करना है ना तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, मतलब कि उसी टाइम पता लगना चाहिए, एमसीक्यूज पढ़ते कि इंसर्ट की बात हो रही है तो ये इंसर्ट टैब में ही मिलेगा हमें। इंसर्ट टैब में गए, ये ब्लैंक पेज, लेकिन ब्लैंक पेज ऐड करने से पहले इसके ऊपर ना कर्सर रखना है थोड़ी देर, शायद कोई शॉर्टकट की हो तो हमारे सामने आ जाए।
लेकिन जब रखा है तो उसने कोई शॉर्टकट की नहीं दी हमें, उसने हमें कोई शॉर्टकट की नहीं दी। अब मैंने ब्लैंक पेज को क्लिक किया, अब एक चीज नोट करनी है, ब्लैंक पेज को क्लिक किया। अब ये देखें, जहां पे मेरा कर्सर था, जहां पे मेरा कर्सर था उसने ब्लैंक पेज ऐड कर दिया है वहां पे। अब नेक्स्ट पूरा ब्लैंक पेज है, जो हमारे कर्सर से बाद पैराग्राफ था, कर्सर के बाद वाला जो पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया। कर्सर से बाद वाला जो पैराग्राफ था, ये देखिए ना, मैं अगर यहां पे करता हूं, मेरे कर्सर के बाद टू चेंज वे आ रहा था, ठीक है, कर्सर के बाद वाला। अब मैंने पेज इंसर्ट किया है, पेज तो फिर पेज तो पेज होता है ना, पूरा पेज। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो सिर्फ पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दे, नहीं, उसने पैराग्राफ मैंने जहां पे ऐड किया उससे नीचे वो स्पेस छोड़ देगा, जहां पे मैंने कर्सर रखा है उससे नीचे वो स्पेस छोड़ देगा और आगे पूरा पेज और उससे नेक्स्ट पेज पे उसको ले जाएगा पैराग्राफ को। ठीक है, ये किया, ये देखें, ये बीच में ये यहां तक पैराग्राफ था, नेक्स्ट इससे पेज उसने इंसर्ट कर दिया और बाकी वाला पैराग्राफ वो नेक्स्ट पेज पे ले गया। डिलीट का भी अभी सीखेंगे हम। उसने हमें ये कहा है, ये देखें नोट में, देखें ना, नोट पढ़ें एक दफा, ऐड पेज के अंदर ना ये नोट जो उनसे होते हैं इनको अंडरलाइन किया करें ताकि चीजों में आसानी रहे। Note that newly inserted page will appear automatically before the cursor location. After the cursor location नहीं उसने कहा, उसने कहा है बिफोर द कर्सर लोकेशन। इसको बस हाईलाइट कर लें, अगर एमसीक्यूज एज इट इज पूछेगा बुक से, बुक का है 242 पेज नंबर। हमने अगर न्यू इंसर्ट किया है तो पेज कहां पे इंसर्ट होगा, कर्सर से बैक साइड पे। शायद हम आगे कहीं जाके पढ़ें कि पेज इंसर्ट हो कर्सर के बाद भी, शायद हम कहीं पढ़ें, ठीक है। तो यहां पे उसने दे दिया, सो फॉर एग्जाम्पल योर कर्सर वाज एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, अ न्यू पेज वुड बी इंसर्टेड एट द स्टार्ट। ये सिंपल बात की है कि न्यू अगर स्टार्ट में होगा तो वो स्टार्ट में इंसर्ट कर देगा पेज, ठीक है। तो जहां पे कर्सर होगा, कर्सर से पीछे पेज इंसर्ट करेगा वो। जिस तरह अगर इसी में ही हम एग्जांपल ये लें, इसी को अगर हम और ज्यादा समझने की कोशिश करें तो मैंने ये ना, ये किसी वर्डिंग के दरमियान में, जैसा ये व्यू वर्ड है ना, आई के दरमियान में मैंने कर्सर को रखा है, ठीक है। कर्सर में पेज अब मैंने इंसर्ट किया है, तो ये देखें, ये WI इधर ही है और नेक्स्ट वाला जो मतलब कि इससे पीछे उसने ऐड किया है, बाकी जितना भी टेक्स्ट था उसको आगे ले गया वो, ठीक है। तो बस इसको एज अ रट्टे के तौर पे याद रख लें कि बिफोर, क्योंकि इसमें आप फाइनल उसको नहीं जस्टिफाई कर सकते कि बिफोर हुआ या आफ्टर। कर्सर के आफ्टर भी तो चीजें खत्म हो गई हैं, कर्सर के बाद में भी तो जो चीजें थी वो भी तो नेक्स्ट में शिफ्ट होगी, तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको कि किस तरह जी, ये बताएं मुझे। तो उसने बिफोर का है, आफ्टर का है, जिस तरह उसने कहा हम उसको उस तरह ले लेंगे। लेकिन इसको अभी देखते हैं, एक और तरह इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने पेज को ब्लैंक पेज इंसर्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना नॉन प्रिंटेबल कुछ हमारे ना होते हैं कैरेक्टर्स, उसको ऑन करूंगा, जो हमारी डॉक्यूमेंट्स में जब हम प्रिंट करते हैं तब शो नहीं होते। ये पैराग्राफ में सबसे ऊपर है ऑप्शन, इसका शॉर्टकट की भी बता रहा है वो, स्टार प्लस स्टैरिक, शो और हाइड के लिए। तो शॉर्टकट की भी याद कर लेनी है हमने, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहां पे उसने देखें, ये नजर आया पेज ब्रेक कहां पे लगाया उसने, उसने उसी पेज पे जहां हमारा कर्सर था ना व्यू पे, उससे पहले लगा दिया है वो। यहां से वेरीफाई होता है, जस्टिफाई होता है कि पैराग्राफ ऐड हुआ है जहां पे हमारा कर्सर था उससे पीछे, आगे नहीं हुआ ऐड। उससे आगे ऐड होता तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता, नेक्स्ट पे कहां पे, इस इधर आता EW के पास, EW के पास आता अगर वो नेक्स्ट पे ऐड होता तो, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना उसकी जो टेस्टिंग है वो सिर्फ इसी लिमिट तक है कि उसने क्या करना है, उसने हमारे से पूछना है कि बिफोर द कर्सर ऐड होता है या आफ्टर द कर्सर न्यू पेज इंसर्ट करें। तो अब इसको डिलीट करना है पेज ब्रेक को, तो वो कहता है ये जो पेज ब्रेक जहां लिखा है ना, ये पेज ब्रेक जहां लिखा हुआ है, इस पूरे को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर दें।
अच्छा, इसको डिलीट की प्रेस की तो ये पेज ब्रेक डिलीट हो गया और हमारा जो पेज था वो ऊपर आ गया। लेकिन एक तरह ना आपको लगेगा कि जी ये पेज तो डिलीट हुआ ही नहीं। मैं आपको ज्यादा बल्कि ना जूम आउट करके दिखाता हूं। ये देखें हमारे पास कितने पेज हैं टोटल, 3 है। ये मैंने एक पेज ब्रेक को सिलेक्ट करके डिलीट किया, हमारे पास कितने पेज रह गए अब, 2, तो डिलीट हो जाता है। ये पेज ब्रेक वाला ना ज्यादा समझ तब आता है कि जब आपके पास ब्लैंक पेजेस हो। नहीं 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 नहीं, वाह, किस तरह मतलब? हम्म, वो शिफ्ट नहीं हुआ, वो अगले का है था। ये पता है क्या, ये करेक्टर्स होता है वैसे कि पैराग्राफ खत्म हो रहा हो तब भी लग रहा होता है, तो ये जरूरी नहीं कि पेज ब्रेक का ही हो ये। ठीक है, ये मतलब कि एक वैसे ही कि जरूरी नहीं है, ये बस वो नॉन करेक्टर वो है, ये करेक्टर है एक वैसे ही, बस इसको ये समझना है। पेज ब्रेक को, इसको ज्यादा अगर समझना है ना अच्छी तरह, मैं एक और चीज बता देता हूँ, इसको ज्यादा अच्छी तरह समझना है। ये देखिए, इसको ज्यादा अच्छी तरह अगर समझना है ना तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिस पेज, ये वाला मेथड तब ज्यादा काम का है जब हमारे पास पेज ब्लैंक हो सारे। जिस तरह ये हमारे पास पेज थे, मैंने पेज 3 इंसर्ट, टोटल 3 हो गए हैं। अब मैं सेकंड पेज पे आके ना मैं यहाँ पे अपने ये ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद अब ये ज्यादा समझ आएगी कि आगे शिफ्ट करता है या नहीं करता। देखे ना, हर के अंदर ये 2 2 करेक्टर आ रहे हैं, 1 और 2, नेक्स्ट में भी 1 और 2, थर्ड में आ ही नहीं रहा क्योंकि पेज मैंने 2 इंसर्ट किए हैं ना, सिर्फ 3 साथ तो ऑटोमेटिकली एक पेज होता है डॉक्यूमेंट के अंदर तो। हम्म, पेज कंट्रोल स्टैरिक कहाँ पे है भला? 8 नंबर पे है। कंट्रोल प्लस 8 नहीं दबा सकते, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 होगा। देखें यहाँ जरा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो जरा। क्योंकि 8 के साथ स्टैरिक है ना, 8 तो सिंपल दबाओगे तो 8 प्रेस होगा। 8 को जब चेंज करना पड़ेगा तो शिफ्ट को की प्रेस करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ए 8। ठीक है, अब ये मैंने इसको सिलेक्ट किया पेज ब्रेक को, अब मैंने डिलीट किया। यहां पे समझ आएगा कि पिछला पेज ब्रेक जोन सा है, पिछला पेज ब्रेक नहीं इस पे शिफ्ट हुआ। ये भी कह सकते हैं कि पिछला इस पे शिफ्ट हो गया, लेकिन पिछला इस पे शिफ्ट नहीं होता, पिछला पेज ही ऊपर आ जाता है वो। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके अंदर ना ये एक ही जो बाय डिफॉल्ट आती है, होती है। हम्म, उसको सिंपल डिलीट कर दें, हमने इतना नहीं खपना। ठीक है, सबसे पहला मेथड तो उसका ये है, ब्लैंक शीट को करना है कि टेक्स्ट लिखा हुआ है बीच में, ब्लैंक शीट को करना है। उसका वे ये है कि आपने पहली बात तो ये है कि सिलेक्शन तो जरूरी है। एक बात कर रहा हूँ वैसे कि सिलेक्शन जरूरी है, डिलीट की कर देनी है डिलीट हो जाएगा। दूसरा वे हमारे पास एक और है, बुक में कहीं नहीं डिस्कस वो। दूसरा वे ये है हमारे पास जहां पे पेज नंबर लिखे हुए हैं नीचे 1 2 3, यहाँ पे आके मैंने पेज खोला है 1 2 3, जो सा पेज मैंने डिलीट करना है उसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करके डिलीट की प्रेस करें। हाँ जरा, पेज यहाँ पे आ रहे हैं, पेज को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करें जरा, होता है डिलीट? नहीं हो रहा, बैक स्पेस की प्रेस करें जरा, बैक स्पेस। तो ये अब डिपेंड करता है कि डिलीट की से होता है या बैक स्पेस से होता है। मैंने बताया कि डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट वेज हैं। बात चीज़ें जिस तरह हमने वो उसमें पढ़ा था टेबल्स में कि शायद बैक स्पेस, वैसे अगर देखा जाए ना तो बैक स्पेस की प्रेस करने से टेक्स्ट डिलीट होता है, लेकिन टेबल के अंदर बैक स्पेस प्रेस करने से टेबल डिलीट हो जाता है, टेक्स्ट नहीं। ठीक है, लेकिन अगर डिलीट का बटन दबाएं तो फिर हमारे पास टेक्स्ट डिलीट होते हैं टेबल के अंदर। पावर पॉइंट में मैंने पढ़ाया था कि टेबल जब होता है, कहीं भी टेबल हो, वो अभी आके भी करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो रहा? हाँ जाहिर बात है, खाली को करेगा ना वो, क्यों नहीं हो रहा?
ये देखें मैंने 2 को प्रेस किया है, 1 मिनट, जिसके अंदर कैरेक्टर ज्यादा होंगे ना उसके अंदर नहीं होगा कभी भी। ये जिसके अंदर कैरेक्टर 1 है ना उसके अंदर डिलीट कर रहा है, वो भी पता है क्यों, वो भी पता है क्यों। 1 मिनट पे यहां पे एक ना थोड़ी सी ना क्लैरिफिकेशन और देता हूं एक चीज की। ये देखें मैंने ये पहले ही बताया है कि अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो वो तो टेक्स्ट भी डिलीट हो जाएगा फिर, ठीक है। ये वाला मेथड, पहला मेथड जो सा है ना, उसको पेज ब्रेक को सिलेक्ट करके डिलीट करने वाला मेथड तब है जब पेज में कुछ ना लिखा हो, ठीक है। इंसर्ट पेज को क्लिक किया और डिलीट कर दिया तो वो वाला जो पेज ब्रेक है वो डिलीट हो जाएगा, पेज डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो टेक्स्ट तो वहीं पे रहेगा ना। ये वाला मतलब कि मेथड तब एप्लीकेबल है जब बिल्कुल खाली हो। अब बैक स्पेस दबाने से एक्चुअली पेज नहीं डिलीट हो रहा, जो करैक्टर लिखे हुए हैं ना पेज के अंदर वो डिलीट हो ही जा रहे हैं, डिलीट हो ही जा रहे हैं। वो करैक्टर्स डिलीट करके पेज ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है वो। मतलब कि हम चाहते ही ये थे ना कि हमने उसको नहीं सिलेक्ट करना, पेज ब्रेक को सिलेक्ट करके नहीं डिलीट करना, हमने शो करवा के हमने वैसे करना है, तो वैसे करने का फिर वे यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जोन सा है कि अगर डाटा लिखा हुआ हो, डाटा लिखा हुआ हो फिर हम किस तरह डिलीट कर सकते हैं। फिर हम डिलीट इस तरह कर सकते हैं कि अगर डाटा लिखा हुआ है, वो डबल क्लिक पे होगा ना, डिलीट का की भी काम तो वही करता है। अभी मैं बताता हूँ कि डिलीट की वर्ड असल में काम क्या करती है। ये देखें 8, ये मैंने लिखे हैं पैराग्राफ, ठीक है, ये यहाँ पैराग्राफ लिख लिए जी। ये देखें, ओहो, ये पैराग्राफ्स आ गए हमारे पास। अब मैं चाहता हूं कि नॉन ब्लैंक पेज है, इसको मैंने किस तरह डिलीट करना है जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखे हुए हैं। इसका पहला वे ये है कि मैं सारे टेक्स्ट को एक पेज पे सिलेक्ट कर लूं, इतने मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, बैक स्पेस दबाऊंगा तो सारे डिलीट हो जाएंगे, तो जो नीचे वाला पेज है वो ऊपर आ जाएगा, बीच वाला पेज खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है, बीच वाला पेज खत्म हो गया। दूसरा वे ये है कि मैं सबसे पहले जाऊंगा फाइंड में, इसको नहीं करूंगा, फाइंड में या गो टू, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+G, फाइंड में और गो टू में। गो टू में जाके मैंने यहां पे लिखना है बैक, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, एक होता है बैकवर्ड स्लैश। हमने यहां पे डालनी है बैकवर्ड स्लैश, बैकवर्ड जो बैक साइड को हो यूं करके, इसका ऊपर से स्टार्टिंग बैकवर्ड शुरू हो रही हो। फॉरवर्ड होती है स्टार्टिंग यूं हो रही हो इसकी, फॉरवर्ड ये है इस तरह, ठीक है, और बैकवर्ड है इस तरह। ये जो सा बैकवर्ड स्लैश जो सी है हमारी, वो है एंटर की के बिल्कुल ऊपर। शिफ्ट शिफ्ट नहीं दबाना, वैसे ही सिंपल हो जाएगी वो, आ गई है। बैकवर्ड स्लैश आगे साथ लिखना है पेज, जिस पेज में हमारा कर्सर होगा ना उस पेज को सिलेक्ट कर देगा ये कमांड। गो टू को प्रेस करेंगे, मेरे पास ना असल मैंने वो दिया नहीं यहां पे, ठीक है, तो उस पेज को सिलेक्ट कर देगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिलीट, ठीक है, ये पेज डिलीट हो जाएगा। बात तो वही है, सिलेक्ट नहीं बैकवर्ड ही सिर्फ, फॉरवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं सिलेक्ट करता, वो कोई कमांड नहीं है। बात तो वही है, पिछले मेथड में हमने मैन्युअली सबको सिलेक्ट कर लिया, यहां वो एक कमांड से ऑटोमेटिकली सबको सिलेक्ट कर रहा है, तो फर्क कोई नहीं है दोनों के अंदर, लेकिन दोनों वे से वो पूछ सकता है, तो हमें उसका आंसर उसको करना है। गो टू बैकवर्ड स्लैश पेज, प्रेस गो टू, वो सिलेक्ट हो गया सारा, डिलीट की प्रेस कर दें या बैकवर्ड की प्रेस कर दें, कंट्रोल ए वाला, लेकिन कंट्रोल ए से पूरी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होगी, ये भी याद रखना है, एक पेज के वर्ड नहीं सिलेक्ट होंगे। दोबारा वी से, वो कंट्रोल जी से दोबारा वापस आ जाता है। हाँ, और अगर हम चाहते हैं कि जो कंट्रोल जी से हमारा डिलीट हो गया उसको वापस लेके आना है तो फिर कंट्रोल वाई है। कंट्रोल वाई ये ऊपर दिया भी हुआ है, ये शॉर्टकट क्विक एक्सेस टूल बार में, ये ऊपर बिल्कुल ऊपर, ये ऊपर, ठीक है, यहाँ पे है, ये लिखा होगा Ctrl+Z,
अनडू, और दूसरा होगा रीडू। कंट्रोल वाई से रीडू, जो हमने डिलीट कर दिया उसको रीडू कर दें दोबारा से, ठीक है। हम्म, फिर आ जाएगा दोबारा। कंट्रोल वाई इसलिए यूज करेंगे, अब ये मिसाल के तौर पे ये चीज मैंने डिलीट की है, ठीक है। अब कंट्रोल वाई करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं कंट्रोल जी करता हूं, ये वापस आया। अब अगर मैं फिर कंट्रोल जी करता हूं तो क्या होगा, और बैक जाएगा, बैक से बैक पे लेके जाएगा। मैं चाहता हूं कि इतना बैक गया, अब इससे कंट्रोल जी करूंगा तो इससे बैक लेके जाएगा, आगे नहीं लेके जाएगा, हमने अगली साइड पे मूव करना है। कंट्रोल वाई को करूंगा तो नेक्स्ट मूव करके लेके जाएगा, मैं कंट्रोल वाई करूंगा तो इससे ऑनवर्ड लेके जाएगा। मतलब कि इसका मकसद ये है कि कंट्रोल जी हमें बैकवर्ड 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 लेके जाता है, लेकिन बैकवर्ड से अगर हम फॉरवर्ड की तरफ आना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल वाई है, ठीक है। ये वैसे प्रैक्टिस में बहुत काम आती हैं चीजें, ये इसको यहाँ पे करके इसको याद भी रखेंगे तो अच्छी बात है। और वैसे भी मैं अक्सर ही ये बात कहता हूँ कि हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको पढ़ो इस तरह के आपको कल को अगर मतलब कि उसको पढ़ना इस तरह के कल को पढ़ाना पड़े तो आपको मुश्किल ना हो। हर सब्जेक्ट को इस तरह पढ़ो, फेलियर के चांस कम होते हैं। पहली बात तो अगर आप इस तरह पढ़ते हैं फेलियर के चांस कम होते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास वैसे ही ग्रिप बहुत हो जाती है सब्जेक्ट की। अच्छा, इसके बाद वो कहता है जी कवर पेज ऐड करना है हमने। कवर पेज क्या होता है जी, सीवीज वगैरह के अंदर हम कवर पेज लगा देते हैं, या डॉक्यूमेंट्स का कोई अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए कवर पेज लगा देते हैं कि जी फ्रंट कवर पेज अच्छा नजर आए। लेकिन आई कैप को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप मार्कर से लिखें पेपर, चाहे आप उसे क्या कहते हैं, लेकिन उसको ये फर्क पड़ता है कि आपने लिखना ब्लैक बॉल पॉइंट से है। जितनी मर्जी अच्छी राइटिंग दे दें उसको, जो मर्जी दे दें उसको, उसने कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने उस चीज के। उसको सिर्फ मार्क्स किसके देने हैं, उसने जो उसने पॉइंट पूछा है वो अगर लिखा है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी जितनी गंदी राइटिंग है ना, तो मुझे खुद को समझ आ जाए बड़ी बात है। तो और वो आई कैप किस तरह समझ लेता है, ये सोचने वाली बात है कि वो किस तरह, टेंशन नहीं होती है। अच्छा, अब हमने देखना है कवर पेज इंसर्ट करना है। हमारे पास कितने पेज हैं, 1 2 3 पेजेस हैं। कवर पेज इंसर्ट करना है। इंसर्ट में जाके हम कवर पेज पे कर्सर रखेंगे, हमें पता लग जाएगा कि ये कंट्रोल शॉर्टकट की कोई है या नहीं। कवर पेज पे जाके हमारे पास ना उसने कवर पेजेस कुछ दिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके बैंडिट को क्लिक किया तो यहाँ कवर पेज ऐड हो गया। अब हमारे पास कवर पेज 0 पे ऐड हुआ है, क्योंकि इसको कोई वो पेज कंसीडर नहीं करता। तो ये प्री डिजाइंड कलर पेज कवर पेजेस है हमारे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देंगे जी, इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं, सीवी है, रिपोर्ट है कोई, ये हमारी रिसर्च बेस है, जो भी हम उसको करना चाहें। उसके बाद क्या कहता है, नहीं अपना कवर पेज की मेरे नहीं ख्याल इजाजत देता है ये। उसके बाद ये है कि कस्टमाइज कर सकते हैं ना उसको, डिजाइन में जाके इसके डिजाइन चेंज कर लें, कलर चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली चीज़ों के, ये कलर में जाके, ठीक है। तो ये तो अभी आगे पढ़ेंगे जब कलर्स में जाएंगे, अभी तो हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि जब हम अगर हम कवर पेज जाके दोबारा एक दफा लगाया हुआ है, दोबारा जाके हम कोई और कवर पेज सिलेक्ट करेंगे तो पुराना कवर पेज रिप्लेस हो जाएगा उससे। डाटा शायद हमारे पास वही रहे बीच में, डाटा शायद हमारे पास वही रहे, लेकिन जो डाटा हमारे पास वही है, लेकिन कवर पेज रिप्लेस हो जाएगा। ये नहीं है कि नए से नए ऐड होते जाएंगे, जिस तरह पेजेस ऐड होते जाते हैं, कवर पेज हमारा क्या हो जाएगा, नया जोन सा है वो पुराने के ऊपर ही रिप्लेस हो जाएगा, डाटा हमारा उस तरह ही रहेगा, वो जाया नहीं होगा, ठीक है। तो ये वो कहता है, ये लिखी भी हुई है उसने लाइन 244 पे नीचे लास्ट में, इंपॉर्टेंट, इफ यू इंसर्ट एन अल्टरनेट कवर पेज देन प्रीवियस कवर पेज विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि रिमूव किस तरह कर सकते हैं। रिमूव करने का इजीएस्ट वे ये है, कवर पेज पे जाएंगे, कवर पेज पे जाने के बाद रिमूव करंट कवर पेज लिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा कवर पेज हमारे पास, ठीक है। तो रिमूव किस तरह कर सकते हैं, कवर पेज पे जाएंगे, रिमूव कवर पेज कर लेंगे। हाँ ये है कि ये चीजें तो बुक में भी लिखी हुई है किस तरह कर सकते हैं, इसको आपने सिर्फ नोट कर लें, हाईलाइट कर लें, बहुत है। लेकिन जो चीजें मैं वैसे बताता हूँ ना कि जो एडिशनल होती हैं, जैसा शॉर्टकट कीज एडिशनल हैं,
जो यहाँ पे भी नहीं दिया। अब F12 सेफ एज की शॉर्टकट की है, या और डिफरेंट शॉर्टकट कीज हैं, या डिफरेंट वेज हैं। अभी एक चीज को करने के 3 वेज बताऊंगा, बुक में सिर्फ एक डिस्कस किया है, तो उन चीजों को साथ साथ लिख लेना। अगर आई क्या पूछता है तो हमें एक पहले से हिंट हो, हाँ इस तरह हो सकता है, तो बंदा उसी टाइम उसको परफॉर्म कर ले। ना कि ये पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ के फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फिर पूरा ही परफॉर्म करना पड़ेगा। जिस एमसीक्यूज को, एक एमसीक्यूज को आपको 2 मिनट अगर देने चाहिए, अगर आप उसको 5 देंगे तो वो बाकी एमसीक्यूज का टाइम ले लेगा वो, ठीक है। तो ये काम नहीं करना वहां पे। अच्छा, अब इसके बाद वो ये कहता है कि डिलीट कवर पेज, ये भी बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ इसको हाईलाइट कर लें, या जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखवाया 244 पे नोट दिया हुआ है उसने लास्ट में पिक्चर से ऊपर, उसको नोट कर लें। अब इसके बाद वो कहता है जी थीम, कल बात हुई थी डिजाइन टैब में जाके, पावर पॉइंट में भी थीम था। अब थीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बाय डिफॉल्ट जो थीम है ना वो ऑफिस थीम ही है, वर्ड का भी, पावर पॉइंट का भी वही है, और वर्ड का भी ऑफिस ही है बाय डिफॉल्ट, ऑफिस लगा होता है। अब बाकी इसमें थीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। ये थीम जो सी डॉक्यूमेंट होती है, इसकी फॉन्ट्स का स्टाइल क्या है, इफेक्ट कौन सा है, और कलर कौन सा है। हाँ, इसको हम इसको इसके कॉम्बिनेशन को थीम कह देते हैं। जिस तरह ये विंडो के पीछे एक ये बैकग्राउंड है, ऑफिस थीम टाइप है। यहां से हम खोलेंगे ना, ये सारी थीम्स की टाइप्स हैं, ये सॉरी ये सारी थीम्स की टाइप है। हाँ भाई, बस एक थीम का नाम दिया हुआ है उसने, वरना जरूरी तो नहीं है। ऑफिस थीम तो वैसे ही उसने दिया हुआ है इसको नाम, बाकी और भी है ना। वर्ड और पावर पॉइंट में तो हमने देख लिया है, एक्सेल में हम जब जाएंगे तो देख लेंगे उधर थीम होता भी है कि नहीं होता, ये भी देख लेंगे उधर जाके। अच्छा, इसके बाद थीम को हमने सेलेक्ट कर लिया। थीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बता दिया, कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 247 पे। अब ना वर्ड के अंदर आगे आगे जो चीजें आनी है ना, ये सब ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज के अंदर से एमसीक्यूज डिटेल्ड में टेस्ट होगा। कुछ चीजें रट्टा है सीधी सीधी, वो समझा भी दूंगा कि ये इस तरह करके है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो डिटेल्ड में टेस्टिंग होंगी, और वो चीजें बुक में शायद नहीं लिखी हुई इतनी डिटेल में। सिर्फ पिक्चर्स हैं, पिक्चर से आगे वो एक्सपेंड करता है चीजों को, ठीक है। अब वो कहता है कि हेडर एंड फुटर्स, इसकी डेफिनेशन पे आ जाए। इसकी डेफिनेशन में देखें जी, हेडर एंड फुटर्स आर पीसीज ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। अब यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में हेडर एंड फुटर्स के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि हेडर एंड फुटर्स क्या है, टेक्स्ट और थीम लिखा है कहीं पे, ग्राफिक्स वगैरह। इंसर्ट टैब में जाके हेडर एंड फुटर को देखना चाहें हम, तो मेरे ख्याल से यहाँ तो नहीं उसने लिखा हुआ कि ये क्या चीज है, लेकिन बुक में उसने लिखा है। हमें नोट करके उसको रिमेंबर करना है, कि हमें ये याद रहे कि पेपर में अगर वो कहता है कि हेडर एंड फुटर क्या है, पीसीज ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स डेट पेयर एट द बॉटम एंड टॉप। जो डॉक्यूमेंट के टॉप, जहां पे टेक्स्ट हम वैसे नहीं लिख सकते, अगर बॉडी में लिख रहे हैं तो हेडर एंड फुटर में नहीं लिख सकते ना बॉटम पे, और क्योंकि हर हर पेज के स्टार्ट में भी कोई जगह खाली होती है, और हर पेज के लास्ट में भी कोई जगह खाली होती है। इसे हेडर एंड फुटर कहते हैं। जो हेड पे है वो हेडर, जो फुट पे है वो फुटर है। या चैप्टर नेम, पेज नेम, कुछ भी कर सकते हैं। आफ्टर सेटिंग अप हेडर एंड फुटर, नहीं ये मार्जिन तो साइड वाली चीजों को कहते हैं। हाँ, ये हेडर एंड फुटर इसको नाम देते हैं। इसको खत्म भी कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद उसने कहा टिपिकल कंटेंट्स इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी बता रहा है। पेज नंबर, डॉक्यूमेंट नेम, फाइल लोकेशन, डेट एंड टाइम, कॉपीराइट मार्क। अच्छा, डेट एंड टाइम भी शायद हमें कहीं से मिल जाए ढूंढने से, फाइल लोकेशन भी शायद मिल जाए, डॉक्यूमेंट नेम, पेज नंबर तो मिल जाएगा आराम से, कॉर्पोरेट लोगो और कॉपीराइट मार्क, ये सब इंपॉर्टेंट है नेम्स। इनको याद रखना है, कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि इससे बाहर शायद ना पूछे, इन्हीं को ही पूछ सकता है हमारे से। अब वो कहता है जी कि हमारे पास हमें जो सूट करेगा ना, हमने उसको हेडर एंड फुटर लगा लेना है। इंसर्ट टैब में गए, हेडर एंड फुटर में गए, जो हमें सूट कर रहा होगा, जो टाइप हमें सूट कर रही होगी, हम उसको क्लिक करेंगे तो वो हेडर एंड फुटर में आ जाएगा।
ठीक है। अब हेडर एंड फुटर में ये देखें, डेट एंड टाइम मैंने कहा था कि हमें शायद वेरीफाई हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो हेडर एंड फुटर को इंसर्ट किया तो हेडर एंड फुटर टूल्स टैब ओपन हो गई सबसे ऊपर, और इसके अंदर सब टैब कौन सी है, डिजाइन टैब। और यहां पे मैंने कहा था डेट एंड टाइम शायद हमें मिल जाए, जो उसने नाम दिए हुए हैं डेट एंड टाइम हमें शायद मिल जाए, ठीक है। और हाँ, डॉक्यूमेंट में फाइल नेम, फाइल पार्ट, डॉक्यूमेंट टाइटल आ गया। क्विक पार्ट्स में शायद हमें कुछ और मिल जाए, पिक्चर्स भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी, पेज नंबर भी कर सकते हैं, तो कुछ चीज, लेकिन कॉर्पोरेट लोगो नहीं मिल रहा हमें कहीं भी, कॉपीराइट मार्क नहीं मिल रहा, क्योंकि कॉपीराइट मार्क तो एज अ पिक्चर पड़ा होगा हमारे पास, वो इंसर्ट कर लेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये चीजें, वो दो तीन नाम कुछ ऐसे हैं जो से शायद वेरीफाई ना हो रहे हो, लेकिन बुक में है, हमें उसे भी देखना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है इसको जो हमें पसंद है हमने उसको इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद वो कहता है जी यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ये मैं ना ये ढूंढने की इसको कोशिश कर रहा था एमसीक्यूज को उसमें पावर पॉइंट में, लेकिन ये एमसीक्यूज वर्ड का है। पावर पॉइंट में से वो स्लाइड मास्टर से एग्जिट किस तरह करते हैं, तो स्लाइड मास्टर से सिर्फ एक ऑप्शन होता है एग्जिट करने का, कि क्लोज, यहाँ पे लिखा होता है स्लाइड मास्टर, जब हम इंसर्ट करते हैं उसके बाद ना स्लाइड मास्टर में टैब में ये लिखा होता है क्लोज स्लाइड मास्टर, वो एक वे है। लेकिन यहाँ पे तीन वे हैं, क्योंकि मुझे एमसीक्यू शायद याद आ रहा था, मैंने कहा शायद उससे लिंक करता है, लेकिन यहाँ लिंक करता है। पहला वे हेडर एंड फुटर से आउट आने का, जो हमने चेंजिंग करनी है चेंजिंग कर ली, यहां पे कोई टाइप कर लिया चीजें, ये आ गया क्लोज हेडर एंड फुटर, फर्स्ट ऑप्शन, ये क्लोज हो गया हेडर एंड फुटर, चेंजिंग ऊपर आ गई। सेकंड वे ये है कि आउटसाइड हेडर एंड फुटर कहीं भी डबल क्लिक कर दें, फिर भी हम आउट आ गए। थर्ड ये है कि इसके ऊपर जाके हमने एस्केप की प्रेस करनी है, किसकी, एस्केप की प्रेस करनी है। हेडर एंड फुटर ओपन है, इससे आउट आना चाह रहे हैं हम, एग्जिट आना चाह रहे हैं। सबसे पहला तो क्लोज हेडर एंड फुटर पहला ऑप्शन, मेरे ख्याल से बुक में डिस्कस नहीं है, ये बुक में डिस्कस नहीं है। क्लोज हेडर एंड फुटर पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन एस्केप की प्रेस करेंगे, जो बुक में डिस्कस है। थर्ड मेथड आउटसाइड डॉक्यूमेंट कहीं भी डबल क्लिक कर देंगे, आउटसाइड हेडर एंड फुटर, सॉरी, आउटसाइड हेडर एंड फुटर कहीं भी डबल क्लिक कर देंगे, तो इससे हम एग्जिट आ जाएंगे। तीन वेज बता दिए, इसको लिख लें। एस्केप की, सेकंड वे एग्जिट फ्रॉम हेडर एंड फुटर, वो जो डिजाइन टैब में जो सा टैब ओपन होता है, कौन सा है, डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब ये हेडर एंड फुटर का है, वर्ड का अपना नहीं है, ठीक है। थर्ड वे डबल क्लिक कर दो एनी वेयर आउटसाइड द हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो ये वे है, सिर्फ यहाँ पे एक वे लिखा हुआ है इसने, आई कैप ने। हेडर एंड फुटर टूल्स में डिजाइन टैब है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज हेडर एंड फुटर, ये ऊपर बिल्कुल यहाँ पे करके क्लोज हेडर एंड फुटर, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी एग्जिट आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है कि जी हम हेडर एंड फुटर में कस्टमाइज किस तरह कर सकते हैं। अच्छा देखें, हेडर एंड फुटर से आउट है, हम हेडर एंड फुटर को हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ। जब हम हेडर एंड फुटर को सिलेक्ट करेंगे ना, देखना क्या होता है, इसको डबल क्लिक किया एंटर होने के लिए, या तो हेडर एंड फुटर को जब हम अच्छा वो कहता है कि हेडर एंड फुटर टूल कब एक्टिव होगा। फर्स्ट, जब हम जाके हेडर एंड फुटर में डबल क्लिक करेंगे, हेडर एंड फुटर टैब कब ओपन होगा, जब हम इसमें जाके डबल क्लिक करेंगे, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, कि हम जब फर्स्ट टाइम हेडर एंड फुटर को इंसर्ट कर रहे होंगे, उस टाइम पे भी ये टैब हमारे पास आ जाएगा। जब हम इंसर्ट करेंगे फर्स्ट टाइम तब, या सेकंड जब हम उसको एडिट करेंगे तब, दोनों दफा ये हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। और जब इससे आउटसाइड डबल क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये हमारे पास ऑफ हो जाएगा टैब। डबल क्लिक करेंगे, दो वेज, मतलब कि हेडर एंड फुटर टैब को एडिट नहीं है ये बेसिकली, ये हेडर एंड फुटर को टैब जो है उसको, हाँ उसको एक्टिवेट करने के लिए है ये। यू कैन देन, ठीक है।
अच्छा ये देखें, उसने कहा यू कैन देन एडिट पेज नंबर 249 सबसे ऊपर सेकंड पैराग्राफ, you can then edit the header and footer just like you would edit any other part of the document, for example using bold, underline, shading भी कर सकते हैं हम लिख के wording, formatting on the home tab को भी use कर सकते हैं, offer additional function भी for quick adding items such as page numbers, dates and times, pictures and clip art. अब insert टैब में हम अगर जाएं ना, हमें क्लिप आर्ट नहीं मिलता। हेडर एंड इंसर्ट टैब में हम जाएं तो हमें क्लिप आर्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वर्ड 2010 को ओपन करूं और इंसर्ट में जाऊं तो मुझे क्लिप आर्ट का फंक्शन, और क्लिप आर्ट का फंक्शन की डेफिनेशन क्या है भला? क्लिप आर्ट यहीं पे ही देखनी पड़ेगी, वहां से तो नहीं मिलेगी क्योंकि 2016 में तो है ही नहीं। लेकिन उसने करेगा वो, एक छोटा सा वर्ड लिख दिया उसने क्लिप आर्ट। यही मसला है ना, डेटाबेस का मसला है, इतनी चीजें अपडेट नहीं ना होती, नहीं पता लगता, उनको खुद नहीं पता होगा। 2000 पावर पॉइंट में भी नहीं है क्लिप आर्ट, मेरा ख्याल है एक्सेल में, एक्सेल 2016 में भी नहीं होगा ये क्लिप आर्ट, क्योंकि उसमें से जब ये सबके बेसिक चीजें हैं ना सबके अंदर, तो अभी देख ले, अभी मैं दिखा रहा हूं ना, ये क्लिप आर्ट है, इसके ऊपर क्लिक किया, ये क्या है, इंसर्ट क्लिप आर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ड्राइंग, मूवीज, साउंड्स और स्टॉक फोटोग्राफी टू इलिस्ट्रेट अ स्पेसिफिक, मतलब कि ये इलिस्ट्रेशंस होती हैं एक किस्म की, ये कह लें आप, जो पहले से हमारे पास होती हैं, ठीक है, इसके अंदर एज अ पिक्चर टाइप ही होती है ये, बस इसको ये याद रख लें। लेकिन उसने क्लिप आर्ट का नाम यूज कर दिया है तो जाहिर बात है फिर वो कुछ भी पूछ सकता है। इंसर्ट टैब में होता है हर चीज, हाँ। अच्छा, इसके बाद वो कहता है हमें कि हमने पेज नंबर ऐड करना है, हेडर एंड फुटर में हमने पेज नंबर ऐड करना है, हेडर एंड फुटर में, हेडर एंड फुटर में क्या करना है हमने, पेज नंबर। तो पेज नंबर ऐड करने का हमारे पास फर्स्ट वे तो ये है कि इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे नीचे ये पेज नंबर है, हेडर एंड फुटर के साथ ये पेज नंबर है। यहां से एमसीक्यूज क्या बनता है कि पेज नंबर हम कहां कहां इंसर्ट कर सकते हैं या कहां इंसर्ट नहीं कर सकते। टॉप ऑफ द पेज कर सकते हैं, टॉप ऑफ बॉटम ऑफ पेज कर सकते हैं। अच्छा, पेज मार्जिन को एक दफा हम छोड़ते हैं, करंट पोजीशन पे जहां पे करंट, अच्छा हाँ, जहां पे कर्सर होगा ना वहां पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी। ये मेरा यहाँ पे कर्सर है टेक्स्ट में, ये तो हेडर एंड फुटर में पेज नंबर इंसर्ट कर सकते थे, डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। ये मेरा कर्सर है जहां पे डॉक्यूमेंट में, मैं अब पेज नंबर पे आया हूं, पेज नंबर पे आके मैंने करंट पोजीशन पे 1 किया तो यहाँ पे 1 ऐड हो गया जहां पे मेरा करंट कर्सर है। अब वो कहता है मिडल ऑफ मार्जिन, एमसीक्यूज देखें जी कहां से उसने उठाया है कि मिडल ऑफ मार्जिन में हम इंसर्ट कर सकते हैं, किस में हम इंसर्ट नहीं कर सकते, मिडल ऑफ मार्जिन की वहां पे ऑप्शन देता है वो। अब हम यहाँ पे पेज नंबर पे जाएं, मार्जिन की बात है तो पेज मार्जिन पे जाना चाहिए, तो पेज मार्जिन पे मिडल ऑफ है भला कहीं पे देखें, लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट है, राइट है, लेकिन ये बॉटम साइड है शायद, ये टॉप है, ये भी टॉप है, ये बॉटम पे नजर आ रहा है छोटा सा, यहाँ पे भी बॉटम पे है, ठीक है, ये आपको उस पे ज्यादा अच्छा नजर आ जाएगा, यहाँ पे ना बॉटम पे अपने पीसी पे बॉटम पे। तो ऐसा एमसीक्यूज टेस्ट करेगा जो चीज देखने में ही नहीं आती, जो यहाँ लिखी भी नहीं है कहीं पे भी, बोट मिडल ऑफ मार्जिन, मिडल ऑफ मार्जिन है ही नहीं, ठीक है, और ढूंढने से भी नहीं मिलेगी कहीं पे भी, क्योंकि ये जो साइड साइड मार्जिन होते हैं, अगर इसको चलें एडिट भी कर सकते होते तो करंट पोजीशन पे जाके ऐड कर देते, वो तो एडिट भी नहीं होते साइड वाले मार्जिन, ठीक है। तो ये मार्जिन जो से होते हैं एरिया, इसको तो हम एडिट भी नहीं कर सकते किसी तरह भी, नहीं मतलब कि मिडल ऑफ मार्जिन नहीं ना होता है, पेज नंबर इंसर्ट नहीं होता मिडल ऑफ मार्जिन। तो ऐसे एमसीक्यूज परेशान करते हैं
उसके अंदर एग्जाम में। अब इसके बाद वो कहता है जी पेज नंबर इंसर्ट करके बाहर आ जाएं पेज उससे, तो वो ठीक है, इतनी बात समझ में आती है हमें, वो कोई इश्यू नहीं। अब नेक्स्ट वो कहता है कि जी रिमूविंग पेज नंबर हेडर एंड फुटर, सिंपल सी चीज है कि रिमूव किस तरह कर सकते हैं पेज नंबर को। उसने एक चीज डिस्कस की है, लेकिन पूछेगा वो एक से ज्यादा चीजें हमारे से। पहली बात तो ये है कि पेज नंबर जहां से इंसर्ट कर रहे हैं, एट टॉप ऑफ पेज मैंने इंसर्ट किया, ये पेज नंबर आ गया। इसको रिमूव करना है, इसको सिलेक्ट करके मैं अगर डिलीट कर दूंगा तो डिलीट हो गया पेज नंबर। फर्स्ट मेथड उसने डिस्कस किया है। सेकंड मेथड उसने डिस्कस ही नहीं किया, वो डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहला तो डिजाइन टैब में जाके, सबसे पहले डिजाइन टैब में जाके पेज नंबर को क्लिक करके, ये नीचे लिखा हुआ है रिमूव पेज नंबर, सेकंड मेथड। डिजाइन टैब हेडर एंड फुटर की डिजाइन टैब जो है, हेडर एंड फुटर की डिजाइन टैब में जाके रिमूव पेज नंबर, सेकंड मेथड। ये मेथड कहीं नहीं लिखा हुआ। थर्ड मेथड इंसर्ट टैब में जाके पेज नंबर आ रहा था हेडर एंड फुटर के साथ, इस पे क्लिक किया, यहां पे भी नीचे क्या लिखा हुआ है रिमूव पेज नंबर, ये भी डिस्कस नहीं है। फर्स्ट मेथड पेज नंबर को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, सेकंड मेथड पेज नंबर पे जाके रिमूव पे, इंसर्ट में जाके रिमूव पेज नंबर, फिर हेडर एंड फुटर टूल्स में डिजाइन टैब में जाके भी पेज नंबर पे जाके रिमूव पेज नंबर। इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर के बिल्कुल साथ है पेज नंबर लिखा हुआ, हेडर एंड फुटर टैब में। ठीक है, ये मेथड भी कहीं नहीं डिस्कस, इसको भी बुक पे लिख लें कि ये तीन मेथड्स हैं, क्योंकि याद नहीं रहने जब परफॉर्म करना है। तो जब एक मेथड सामने होगा, उसको जब बुक से रीडिंग कर रहे होंगे तो एक ही याद आएगा, दूसरा तीसरा नहीं याद आएगा। तो अगर तीनों मेथड लिखे होंगे फिर याद आएंगे कि ये तीनों मेथड भी हैं। एग्जाम में टाइम सेव होगा कि पहले से ही पता है किस तरह है, तो उसको हम आराम से कर सकते हैं फिर परफॉर्म। मसला ये है ना कि हमारी प्रैक्टिस कम होती है चीजों की। जब प्रैक्टिस कम होती है, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो वैसी प्रैक्टिस होती ही नहीं है आपसे, टाइम आपका बहुत जाया हो जाता है। एग्जाम एमसीक्यूज ही चेक करते हैं, हालांकि है परफॉर्मेंस बेस ही है सारा पेपर जी, पूरा परफॉर्मेंस बेस है 100%। यही तो बात है। हाँ टाइम, ये तो हर पेपर में इसी तरह है। ये किसी भी, वो आता था ना, वो आता था ना, बात ये भी डिपेंड करती है कि वो आता था। अच्छा, इसको हम इतना ही करते हैं क्लोज, आगे भी चीजें